electrostatic potential and capacitance। अब इसमें हमारे लिए जो पोटेंशियल टर्म है, ये पोटेंशियल टर्म तो कोई बहुत ज्यादा नई टर्म नहीं है। पोटेंशियल का मतलब जो है वो हमने देखा था, हम 10th क्लास में इस चीज को पढ़कर आए हैं। पोटेंशियल ये होता है कि जब भी कभी हम कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस किया जा सके, जहां पर करंट को महसूस किया जा सके, उस एरिया को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमने इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि बहुत दूर से, कहीं से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम इंफिनिटी से उठाकर लेकर आते हैं और उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लाते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना हमको काम करना पड़ा, जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब हमने क्या करा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट का मतलब चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मतलब एक कूलम का चार्ज, और वो भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो एक कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख दिया, उसमें मुझे जो काम करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसको जिस पोजीशन पर रखा है ना, उस पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक दूसरी पोजीशन पर ले गए। तो सोचिएगा कि उसको हम पोजीशन ए पर लेकर आए थे और वहां से हमने उसको डिस्प्लेस करा दिया, शिफ्ट करा दिया पोजीशन बी पर, विद इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब यहाँ पर ए पोजीशन पर जो पोटेंशियल था और बी पोजीशन पर जो पोटेंशियल था, इन दोनों पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। यही चीज जो है, यही चीज मैं आपको नोट करा रहा हूँ। सभी को समझ में आ गया या दोबारा बताऊं इस चीज को? आ गया सर। ये चीज सबको क्लियर है ना? एक 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर उसको एक पोजीशन पर रखा है, फॉर एग्जांपल पोजीशन ए पर उसको रखा, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जब मैंने उसको शिफ्ट कराया, तो ए पर जो पोटेंशियल था और बी पर जो पोटेंशियल आया, उन दोनों पोटेंशियल्स के बीच के डिफरेंस को ही हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब ये जो दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों डेफिनेशंस आप लोग कर चुके हैं 10th क्लास में। नोट कर लीजिए लेकिन इसको, सबसे पहले नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done, is the amount of work done, is the amount of work done in moving a unit positive charge in moving the in moving a unit positive charge in moving a unit positive charge from infinity to that point
from infinity to that point against the electrostatic forces. ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, जो वर्क डन हम करते हैं उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में जानता हूँ वो पॉजिटिव से निकलती हुई होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई होती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, बस क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोगों ने 10th क्लास में नहीं देखी थी, क्योंकि 10th क्लास में हमने वेक्टर्स ही नहीं पढ़ा था। तो इस वजह से यहाँ पर हमने कहा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होनी चाहिए, बस ये नई चीज ये है। और डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done per unit charge. Work done per unit charge. ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference between 2 points potential difference between 2 points in an electric field. Potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done, may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge in moving a unit positive charge from one point to the other, from one point to the other against the electrostatic forces, अब आप इसको लिखिएगा क्या है, जैसे ये हमारे पास एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सकता है। बेटा इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये कोई दूर एक पॉइंट है इंफिनिटी, मैं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया और मैंने पॉइंट ए पर रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। फिर इस चार्ज को
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। तो ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड, यहां से यहां तक जो वर्क डन करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये बता दीजिए, दोनों चीजों में सबको डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। यस डेफिनेशन क्लियर है? बताइए मिलन, श्रुति, प्रबल, ईशान, यस सर कनिष्का, एकांश, आर्ष, यस अभिनव, सर यस सर। यस बोले? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, तो ये जो चीज है ये बचपन वाली चीज है, हमने 10th क्लास में करी थी। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। हमको यहाँ पर जो फोकस करना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर फोकस करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग केसेस में हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर कैलकुलेट करा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट करा था। इसी तरह से अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा इस चैप्टर में। फिर यही सब काम मेरे को कैपेसिटेंस के केस में करने हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज को कैरी करने की, चार्ज को अपने अंदर होल्ड करने की, स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है ना? तो ये कैपेसिटेंस जो है, ये रेजिस्टेंस के अलग तरीके से बिहेव करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेजिस्टेंस। और जो कैपेसिटेंस है ये क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। बेसिकली जितनी भी बैटरीज हैं, वो सारी की सारी बैटरीज जो है वो कैपेसिटेंस ही होती है, उन सबके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं। खैर, इस टॉपिक पर बाद में आएंगे। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ। तो नोट करेंगे सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो सकता है। ठीक है, नोट करेंगे आप। पहला, कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज consider a positive point charge small q placed at the origin capital placed at the origin placed at the origin capital O, full stop. We wish to calculate its electric potential we wish to calculate its we wish to calculate its electric potential at a point capital P, at a point capital P at distance small r from it, at distance small r from it। कैसे? देखिएगा,
एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है +Q, पॉजिटिव चार्ज है +Q, इसको हमने रख दिया ओरिजिन पर। मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पर है, जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से एक दूरी है कितनी, r, स्मॉल r डिस्टेंस है, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया कैपिटल P। तो मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट कैपिटल P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, देखिएगा, हम ये कहते हैं कि किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट पर लाकर रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उस वर्क डन को ही मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूँ। तो अब आप ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो दूर की तरफ जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो दूर की तरफ जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि यहां से मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर कोई दूर एक पॉइंट ए है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ ये चीज मैं, कि इसी लाइन पर ओरिजिन से दूर एक पॉइंट पी है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और पी से थोड़ी सी दूर एक पॉइंट है ए, पी से थोड़ी सी दूर एक पॉइंट है ए, और ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो है एक्स, स्मॉल एक्स। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब क्या है कि कुछ भी टेस्टिंग करने के लिए जो चार्ज होता है उसको मैंने टेस्ट चार्ज बोल दिया, उसकी वैल्यू है Q नॉट, वो Q नॉट यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर मैं पॉइंट ए पर देखूं, अगर मैं पॉइंट ए पर देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जाएगी, दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो बेटा ऐसे जाएगी दूर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फोर्स देखना चाहता हूँ, तो मैंने फोर्स दिखा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। अगर यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लगता, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ए पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैं तो इस फोर्स के अगेंस्ट, मैं इस फोर्स के अगेंस्ट इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ लाना चाहता हूँ पॉइंट पी पर, ठीक है। तो पॉइंट पी पर हम इसको ले आएंगे, लेकिन हमने ये कहा कि हम पहले छोटे डिस्टेंस के लिए लेंगे और फिर बड़ा डिस्टेंस को हम इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ था Q नॉट, उसको मैं खिसका कर किस तरफ ले आया, पॉइंट बी पर, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा ये है dx, एक छोटा सा डिस्टेंस कितना है dx, ठीक है। तो मैं ए से बी तक अगर इसको लेकर आता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है ये कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। बताइए बेटा इतना क्लियर है सबको या नहीं, ये Yes, डायग्राम sir. सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आप नोट करें इसमें एक चीज, बाय कूलम्स लॉ by Coulomb's law, force acting on charge Q naught, force acting on charge Q naught is, सबसे पहला जो हमने देखा वो क्या था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज क्या है Q और Q नॉट, तो Q1 की जगह आ जाएगा Q और Q2 की जगह आ जाएगा Q नॉट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q और Q नॉट के बीच में टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक बेटा समझ गए सभी बच्चे,
Yes, sir. ठीक है, फिर हम ये कहेंगे नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving test charge Q naught from A to B is A to B और ब्रैकेट में लिखना बेटा against the electrostatic force is। तो आप ये देखिएगा कि अब मैंने कहा कि ये चार्ज ना ए पर रखा हुआ है, इसको मैं जरा सी डिस्टेंस पर लेकर आता हूँ dx पर, ठीक है, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैं जानता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा निकलता हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, और मैं इस चार्ज को इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहता हूँ, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dw, वो जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है उसको बोल देंगे dw, dw इज इक्वल टू f वेक्टर इनटू dx वेक्टर f वेक्टर इनटू dx वेक्टर। अब f वेक्टर और ये डॉट dx वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि f dx cos थीटा होना चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि f की डायरेक्शन तो इधर है और dx की डायरेक्शन इधर है, मतलब मैं a से b तक ला रहा हूँ चार्ज को, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। ये समझ में आता है सबको कि अगर एक कंपोनेंट तो इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ये समझते हैं आप लोग, Yes. ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, एंड थीटा इज 180 डिग्री क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री मतलब कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1. -1, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये मेरे पास हो गया एफ डी एक्स इंटू -1, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, तो माइनस एफ डी एक्स हो गया। लेकिन ये तो समझने के लिए कहा था कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है क्यू नॉट पर और ए पॉइंट पर रखा हुआ है और उसको ए से बी पर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कहानी क्या है, कहानी तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि जो ये टेस्ट चार्ज है ना क्यू नॉट, ये ए पर भी रखा हुआ, ये कहाँ रखा हुआ है, ये इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो अब ये देखूंगा कि इतने से डिस्टेंस के लिए तो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको इंफिनिटी से उठाकर और लाकर लाते 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 पॉइंट पी पर लेकर आ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है, इंफिनिटी से उठाकर अगर पॉइंट पी पर लेकर आए तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से लेकर इंफिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ओरिजिन होता है जीरो, जीरो से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, जीरो से लेकर 50 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इंफिनिटी, यानी कि मैं इंफिनिटी से कहां तक लाना चाहता हूं इसको, जीरो से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना आर, तो मैं इंफिनिटी से आर तक लेकर आना चाहता हूं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं पॉइंट जो चार्ज है ना क्यू नॉट उसको इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेकर आना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, अभी आप समझ जाएंगे कि एक छोटे से वैल्यू को जब हमको पूरा बड़ा वैल्यू निकालनी होती है यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, देयरफॉर टोटल वर्क डन
in moving the charge q naught from infinity to point P, infinity to point P will be, ये क्या होगा, इसको इधर इस वाले पोर्शन पर करके दिखा रहा हूं। will be W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dw, मुझे मालूम है ना कि dx का इंटीग्रल करता हूं तो x आ जाता है, तो dw का इंटीग्रल करूंगा तो w ही आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो dw कितना है, dw है बेटा माइनस एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, उसको इंफिनिटी से लाएंगे कहां पर, पॉइंट आर तक। ठीक है, तो इंफिनिटी से आर तक, ये हो गया इंफिनिटी से आर तक। अब क्या करें, देखिएगा ये माइनस है, इसको तो बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर एफ डी एक्स। सर हाँ जी बोलो। सर इन्फिनिटी लोअर लिमिट पे कैसे होगा? इंफिनिटी लोअर लिमिट इस वजह से है क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, वो हमारा लोअर लिमिट है। हमने जो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी ना, हमारे जो चार्ज में, वो इंफिनिटी उसका इनिशियल पॉइंट है, तो वो इंफिनिटी से स्टार्ट करते 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 कहाँ, कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, आर डिस्टेंस पर आ रहा है, और दोनों ही डिस्टेंस कहाँ से मेजर करे जा रहे हैं, ओरिजिन से। तो इंफिनिटी हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, समझ गए? यस सर। समझ गए, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब f जो है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1/4 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर, 1/4 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब q q नॉट अपॉन 4 ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इन सबको बाहर निकाल लो। ये इधर से मिटा रहा हूं मैं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है और मेरे पास एक फाइनल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये सारा मैंने बाहर निकाल लिया, तो माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, और डिनोमिनेटर में बचा एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन का केवल और केवल आपके मतलब का एक ही फॉर्मूला मैंने बताया है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन का, एक तो ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx वो x के बराबर होता है, वो भी इसी से आया है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है वो अभी बताता हूँ। देखिए, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, एंड माय लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। ठीक है, ये सारा मिटा रहा हूँ बेटा, दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक, सभी को दिखाई दे रहा है? ईशान, Yes, sir. एकांश, प्रबल, आश, Yes, sir. अभिनव, Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास हो गया, बिकॉज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करा मैंने कि x की पावर -2 dx क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू क्या हो गई -2, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये करा है। अब देखो x की पावर -2+1 क्या हो गया, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर
-1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r। अब इस -1 को बाहर निकाल लो तो ये इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस बन जाएगा। बेसिकली -1 नीचे आ गया और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में अंदर बचता है x की पावर -1, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन x। 1 अपॉन x इंफिनिटी और r। w इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ अब पहले अपर लिमिट डालेंगे x की जगह, फिर लोअर लिमिट डालेंगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। मैं जानता हूँ कि 1 अपॉन 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो उसका उल्टा 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो केवल 1 0। अपॉन r बचा। हाँ जी, ये हो गया w इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 0। तो w इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r। ठीक है, ये हो गया। Therefore मैं इस तरफ कर रहा हूं, प्रबल समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ऐश्वर्या Yes, sir. ठीक है, वंशिका कनिष्का समझ में आ रहा है आप दोनों को? Yes, sir. ठीक है, Therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमने देखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और मैं किस चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ, क्यू नॉट की वजह से। इस क्यू नॉट को नीचे ले जाओ तो W अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, और W अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब सीधा ये बोलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। बताइए जी, सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब जरा देखो इसमें, आदित्य क्लियर है तुम्हें? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसमें जो नई चीज है जो मुझे समझनी है वो क्या है, कि जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और जब मैं V की बात कर रहा हूँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बस वहां डिनोमिनेटर में R स्क्वायर था, यहाँ डिनोमिनेटर में केवल R है। तो इससे भी हम आगे चलकर E और V के अंदर एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। पहले अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। नोट करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस consider an electric dipole consisting of two point charges minus q and plus q, minus q and plus q, and separated by distance 2a.
and separated by distance 2a. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, let capital P be a point on the axis of the dipole let capital P be a point on the axis of the dipole at a distance small r from its center O. At a distance small r from its center कैपिटल O. ठीक है, वही काम करेंगे हम। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या बोलते हैं कि जहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर रखा जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं एक डाइपोल का, और कहां पर, उसी की एक्सिस पर। ड्यू टू अ डाइपोल, अच्छा बेटा यहां पर एक छोटा सा आप लिख लेना ब्रैकेट पर, एट एन एक्सियल पॉइंट। इसी में हेडिंग में लिख लेना एट एन एक्सियल पॉइंट। एट एन एक्सियल पॉइंट दिखाई दे रहा है सभी को जो मैंने लिखा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर बना रहा हूं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और जो इसका सेंटर है ये है O। इसका सेंटर है O, और एट एन एक्सियल पॉइंट मतलब इसकी एक्सिस पर ये पॉइंट ले लिया मैंने P। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बेटा, इसकी लेंथ है 2a, मतलब इसके सेंटर तक ये वाली लेंथ a, ये वाली लेंथ a, और सेंटर से जो पॉइंट P है यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने स्मॉल r ले लिया, मेंशन करा है इधर। Let P be a point on the axis of the dipole at a distance small r from its center O। तो डाइपोल के सेंटर से ये जो पॉइंट P है ये स्मॉल r डिस्टेंस पर लाई करता है। उसके बाद हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point capital P due to the dipole at a point capital P due to the dipole is capital B is equal to V1 plus V2। मैं जान चुका हूं अब कि मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुका था, वो क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट टर्म है। Q क्या है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हुआ, और R क्या है, जिस डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं वो। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं पॉइंट P पर। तो यहाँ पर डाइपोल, डाई मतलब टू और पोल मतलब दो चार्जेस की बात हो रही है, पोल मतलब चार्ज है ना। तो यहाँ पर जो एक चार्ज है वो है माइनस क्यू। तो माइनस क्यू से ये वाला पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, आप देखोगे P से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस A। मेरी बात समझ में आ रही है? तो V1 कितना हो जाएगा 1/4πε0, और चार्ज कितना है बेटा माइनस क्यू अपॉन
डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का, आर प्लस ए। ये समझ में आया V1 या नहीं, ये बता दो। Yes, sir. V1 सभी को क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं V2। V2 मतलब Q प्लस Q की वजह से 1/4πε0, और यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस का Q, और प्लस Q से P तक का डिस्टेंस कितना बेटा, ये टोटल डिस्टेंस तो R है, R minus A. और ये वाला A है, तो ये कितना बचेगा, इतना R माइनस A। बताइए आदित्य, समझ में आ रहा है? आर्ष, दृष्टि, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? ऐश्वर्या, एकांश, ईशान, मिलन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए sir. जी, ओके Yes, sir. ओके, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ अब मैं। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए 1/4πε0 और Q, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो Q/4πε0 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -1/r प्लस ए, -1/r प्लस ए, और यहाँ बचेगा प्लस का 1/r माइनस ए। अब देखिएगा r प्लस ए और r माइनस ए का जब मैं एलसीएम लूंगा तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो Q/4πε0 r प्लस ए और r माइनस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो r प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई r माइनस ए। r माइनस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये इसमें, जब एलसीएम में दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, ठीक है, जब एलसीएम में दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाली टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r माइनस ए तो -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ r माइनस ए हो गया, बीच में प्लस का साइन है, और 1 r प्लस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। v इज इक्वल टू Q/4πε0 r प्लस ए इंटू r माइनस ए हो गया बेटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसको एक्सपैंड करो तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस ए, माइनस आर प्लस ए, और ये प्लस का आर प्लस का ए, तो प्लस आर प्लस ए, अभी प्लस आर और माइनस आर तो कैंसिल आउट हो गए, तो v इज इक्वल टू Q/4πε0 a प्लस ए कितना हो गया 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या करिए, v इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए q इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, वो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, तो q इंटू 2a क्या हो जाता है p, तो ये तो p हो गया हमारे पास। अब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर मान लीजिए हम एक बहुत शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है 2a, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू r के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। हम ये लिखेंगे यहाँ पर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, r जो है वो 2a से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये 2a बहुत मामूली सा डिस्टेंस है, बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में ये r डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमने कहा r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो r जब 2a से बहुत बड़ा है तो a से तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, इट इंप्लाइज दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो वो a से तो और भी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि a तो 2a का भी आधा है। अगर कोई वैल्यू 100 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो 100 के हाफ से यानी कि 50 से तो वो और भी ज्यादा बड़ी होगी, समझ रहे हैं कि नहीं?
बेटा सभी बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज फर्दर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये छोड़िए, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट कि ए स्क्वायर कैन बी neglected as compared to r square। r square के कंपैरिजन में a square को नेग्लेक्ट करा जा सकता है। दैट इज इसका मतलब ये है कि r स्क्वायर के कंपैरिजन में a स्क्वायर तो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब जीरो के बराबर है। implies that a square is equivalent to zero, मतलब r square minus a square is equivalent to r square। So v is equal to 1/4 by epsilon naught, ठीक है, 1/4 by epsilon naught को अलग ले लिया, p अपॉन r स्क्वायर, a स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो मल्टीप्लाइड बाई p अपॉन r स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है जी, बस तो बेटा आज इतना ही कर लीजिए। आगे इक्वेटोरियल पॉइंट वाला और हमारा जनरल इक्वेशन डाइपोल का वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूं मैं। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है, देख लीजिए, अगर मैं इसी में जैसे ये हमारा एक एक्सियल पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये तो एक्सियल पॉइंट पर मैंने डाइपोल मोमेंट निकाला है। अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूंगा उसका डायग्राम देख लीजिए सभी बच्चे, डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, डेरिवेशन अगली बार करा दूंगा, नोट करिएगा। इसमें ये लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point of a dipole। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो पिछले चैप्टर में हमने डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम डायग्राम है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाकर जो पॉइंट P था वो इसकी एक्सिस पर ही ले लिया। अब कहाँ लूंगा? परपेंडिकुलर पॉइंट पर लूंगा, जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोल देते हैं। ये ऐसे होगा, डायग्राम बना लो, बस डिटेल में नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए बस। एक चार्ज तो इधर हो गया -q, इसको बोल दीजिए पॉइंट ए। एक चार्ज ये हो गया बेटा प्लस का q, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। और ये हो गया सेंटर, सेंटर को हमने बोल दिया ओ। और जो दोनों का गैप है वो हमने जैसे उसमें 2a लिया था, यहाँ पर भी 2a लेंगे उसकी लेंथ डाइपोल की। ठीक है, डाइपोल की लेंथ 2a ही लेंगे पहले वाले केस की तरह। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो लेंथ है ये a हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ है ये भी a हो गया। और अब मुझे इसको इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P जो है ये r डिस्टेंस पर है। पॉइंट P तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये r है, ये a है। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री या 90 डिग्री, ये √r² + a² हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी √r² + a² हो जाएगा। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया ना? Yes, sir. है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेशन ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे,
पर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, इतना कर दीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत आए आप रिवाइज करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए जी फिर, Thank you, सर sir. नमस्ते। ओके।